हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीके क्लासेस। आज हम लोग क्लास 9th के सब्जेक्ट बायो से चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसको हम कॉमनली बोलते हैं सेल, उसका हम कंप्लीट वीडियो देखने वाले हैं। और एनसीईआरटी से रिलेटेड होगा आपका चैप्टर कंप्लीट। यहाँ पर एनसीईआरटी कवर कराया जाएगा, तो देखेंगे दोस्तों। यहाँ पर 1 शॉट की वीडियो होने वाली है। अगर आप दोस्तों इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिल सकेगी। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इंटरेस्टिंग वीडियो को नेक्स्ट पेज से। लेकिन उससे पहले मैं बता दूँ आपको, इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा, नहीं तो आपको यहाँ पर थोड़ा दिक्कत हो सकती है। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं तो आपको कोई भी अदर वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो को। तो पहले दोस्तों, हमारे चैप्टर का नाम है क्या? सेल आपके चैप्टर का नाम है। तो आइए पहले समझते हैं कि सेल होता क्या है। सिंपली हमारा पहला टॉपिक बनता है क्या? व्हाट इज सेल। द सेल का डेफिनेशन क्या होगा? द सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है दोस्तों? सेल बेसिक क्या है दोस्तों? स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। हम सिंपल से सेल को क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है क्या सेल। तो स्ट्रक्चरल क्या देता है भाई? देखो, सेल से क्या बना है? सेल से हमारा पूरा बॉडी बना है, और सेल क्या करता है? हमारे बॉडी में फंक्शन करवाता है। यहाँ पे आप सिंपली लिख सकते हैं क्या दोस्तों? आप जानते होंगे कि दोस्तों हमारा जो सेल है, हमारे यहाँ पे दोस्तों सेल है। सेल से क्या बनता है? सेल से बनता है आपके पास दोस्तों, थोड़ा पेन यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा सेल से क्या बनता है। आइए पहले यहाँ पे लिख देते हैं सेल। देखिए सेल से बनता है क्या? सेल से बनेगा आपके यहाँ पे टिश्यू। टिश्यू से बनेगा दोस्तों, टिश्यू से बनेगा आपके यहाँ पर दोस्तों ऑर्गन। और दोस्तों यहाँ पर ऑर्गन से क्या बनेगा? ऑर्गन से बनेगा ऑर्गन सिस्टम। दोस्तों ऑर्गन से बनेगा ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम से बनेगा क्या? ऑर्गन सिस्टम से बनेगा सिंपल सब क्या दोस्तों? ऑर्गेनिज्म। सिंपल लिखेंगे दोस्तों यहाँ पे क्या? ऑर्गेनिज्म। दोस्तों आप इसमें सिंपली देख रहे होंगे क्या कि दोस्तों यहाँ पे जो आपका सेल है, सेल एकदम बेसिक यूनिट है। सेल से क्या है दोस्तों? सेल से आपका यहाँ पर ऑर्गेनिज्म बन जा रहा है, प्रिपेयर हो जा रहा है ऑर्गेनिज्म। इसलिए हम सेल को बोलते हैं दोस्तों, सेल को हम इसलिए बोलते हैं क्या? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ के दोस्तों सेल है। आप इस फॉर्मूले को अच्छे से नोट कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में ऐसा पूछ सकते हैं आपके एग्जाम में। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है दोस्तों डिस्कवरी रिलेटेड टू सेल। सेल से रिलेटेड कुछ डिस्कवरीज। तो आइए इसको हम पढ़ लेते हैं, या फिर आप इसका नाम दे सकते हैं क्या दोस्तों? हिस्ट्री ऑफ द सेल। आइए पहले देखते हैं। रॉबर्ट हुक दोस्तों एक साइंटिस्ट थे। 1665 में सेल को डिस्कवर किया था, और टर्म दिया था दोस्तों, सेल का एक टर्म दिया था या फिर कॉइन किया था टर्म सेल। सिंपली बोल सकते हैं क्या? रॉबर्ट हुक 1665 में सेल को डिस्कवर किया था। कैसे भाई? डेड सेल को डिस्कवर किया रॉबर्ट हुक ने, और कहाँ से? कॉर्क प्लांट के कॉर्क से इन्होंने डिस्कवर किया था। और जो सेल टर्म है वो रॉबर्ट हुक ने दिया था। पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया। पहला आपका 1665 में रॉबर्ट हुक आते हैं। अब आते हैं सेकंड साइंटिस्ट जिसका नाम है दोस्तों एंटोनी वैन लीवनहुक। या दोस्तों 1674 में आते हैं। इन्होंने पहला लिविंग सेल डिस्कवर किया था। क्या दोस्तों? पहला लिविंग सेल यानी फर्स्ट लिविंग सेल डिस्कवर किया था कौन? एंटोनी वैन लीवनहुक। थर्ड साइंटिस्ट आपके सामने आता है, उनका क्या नाम है दोस्तों? रॉबर्ट ब्राउन। और रॉबर्ट ब्राउन 1831 में आते हैं। इन्होंने क्या डिस्कवर किया? सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, उसे डिस्कवर किया। आगे आपको न्यूक्लियस डिटेल में पढ़ाऊंगा, पहले यहाँ पर समझ लीजिए क्या रॉबर्ट ब्राउन ने क्या डिस्कवर किया? 1831 में न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। अब आते हैं हमारे पास फोर्थ साइंटिस्ट जिसका नाम है दोस्तों परकिंजी। परकिंजी ने क्या डिस्कवर किया दोस्तों? 1839 में इन्होंने एक टर्म दिया जिसका नाम दोस्तों प्रोटोप्लाज्म। आगे इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा आपको। यहाँ पर आप सिंपली लिख सकते हैं क्या? प्रोटोप्लाज्म इज द लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल। लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल। लिविंग कंटेंट ऑफ सेल कौन भाई? प्रोटोप्लाज्म। क्या दोस्तों? प्रोटोप्लाज्म आपका लिविंग कंटेंट। जितना भी सेल के अंदर लिविंग कंटेंट है यानी लिविंग थिंग्स है, उसे हम बोलेंगे क्या दोस्तों? प्रोटोप्लाज्म। आई दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आपको इस पेज में क्या समझ में आया, कंप्लीट सेल के बारे में पता चल गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, लेकिन उससे पहले इसको रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पे क्या होने पड़ा? सेल को हम बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट कहते हैं। रॉबर्ट हुक ने पहली बार 1665 में सेल टर्म दिया और सेल को डिस्कवर किया कहाँ पे? कॉर्क प्लांट के कॉर्क से, और डेड सेल था। और एंटोनी वैन लीवनहुक ने 1674 में लिविंग सेल को डिस्कवर किया, पहला लिविंग सेल को। और रॉबर्ट ब्राउन 1831 में न्यूक्लियस को डिस्कवर किया।
और परकिंजी 1839 में प्रोटोप्लाज्म टर्म क्वाइन किया। सिंपल हमने यहाँ पर पहला पेज में कंप्लीट समझ लिया है। अब आते हैं दोस्तों सेकंड पेज पे, यानी चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, जहाँ समझेंगे दोस्तों हम सेल थ्योरी। सेल थ्योरी दोस्तों एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, इससे दोस्तों आपका क्वेश्चन हमेशा 2 से 3 मार्क में आता ही रहता है। आप इस चार्ट को बना देंगे दोस्तों तो आपका कंप्लीट सेल थ्योरी खत्म हो जाएगा। वरना आप इसको दोस्तों एक एक पॉइंट करके दोस्तों तीनों को बनाएंगे ना, तो 3 मार्क्स का आपका कंप्लीट सेल थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। 2 या 3 मार्क्स में आता है, आप यहाँ पर लिख सकते हैं कंप्लीट सेल थ्योरी। तो आइए इसको पहले पढ़ लेते हैं। क्या सेल थ्योरी में मिथियास लाइडन 1838 में दोस्तों साइंटिस्ट थे मिथियास लाइडन। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने सेल थ्योरी में क्या बोला, इन्होंने बोला पहले ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल। इन्होंने बोला क्या कि सारे प्लांट सेल से बने हैं। क्या थे भाई, ये प्लांट के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि ये एक थे दोस्तों बॉटनिस्ट जो होता है दोस्तों, ये बॉटनिस्ट साइंटिस्ट थे। वो दोस्तों प्लांट्स की स्टडी को हम बोलते हैं क्या, बॉटनी, उसी को हम सिंपली बोल रहे हैं दोस्तों। ये बॉटनिस्ट साइंटिस्ट थे, इसलिए दोस्तों प्लांट के बारे में बात कर रहे हैं क्या कि सारे प्लांट सेल से बने होते हैं। अब आते हैं सेकंड साइंटिस्ट हमारा, जिसका नाम है दोस्तों थियोडर स्वान। दोस्तों थियोडर स्वान ये 1839 में आते हैं। इन्होंने क्या बोला, ऑल एनिमल्स आर मेड ऑफ सेल, ऑल एनिमल्स आर मेड ऑफ सेल। क्योंकि दोस्तों ये जियोलॉजिस्ट के साइंटिस्ट थे, तो सिंपल से इन्होंने बोला क्या सारे एनिमल्स क्या दोस्तों सेल से बने। जियोलॉजी मतलब क्या दोस्तों, एनिमल की स्टडी को हम बोलते हैं दोस्तों जियोलॉजी। सिंपल से इन्होंने ये बोल दिया क्या, पहला क्या मैथियस लाइडन ने ऑल प्लांट आर मेड ऑफ सेल, और थियोडर स्वान ने ऑल एनिमल्स आर मेड ऑफ सेल। अब आते हैं दोस्तों थर्ड साइंटिस्ट आते हैं, बहुत ही लेट में आते हैं कि दोस्तों देख सकते दोस्तों 1855 में आ रहे हैं क्या, कौन, और रॉबर्ट रुडोल्फ वर्चो। इन्होंने क्या बोला दोस्तों, ऑल सेल कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जितने भी सेल है दोस्तों प्री एग्जिस्टिंग सेल यानी पहले के सेल से आते हैं। देखिए पहले एग्जांपल में बता देता हूँ। क्या, मान लीजिए यहाँ पर एक सेल है, इसने डिवाइड किया नया सेल बनाया, इसने डिवाइड किया नया सेल बनाया, इसने डिवाइड किया नया सेल बनाया। तो यहाँ पर सिंपली क्या बोले दोस्तों, यहाँ पर जो नया सेल आ रहा है ये पिछले वाले सेल से आ रहा है, जो पिछला सेल है इससे आ रहा है, ये जो पिछले सेल से आ रहा है। सिंपल से इन्होंने क्या बोला, जितने भी सेल हैं सारे पहले यानी प्री एग्जिस्टिंग सेल से, जो पहले से एग्जिस्ट कर रहा है सेल उससे से आ रहा है दोस्तों, आ रहा है कैसे, सेल डिवीजन के माध्यम से। तो आते दोस्तों इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, उस स्टेटमेंट क्या बोला था दोस्तों, स्टेटमेंट इनका क्या था दोस्तों, स्टेटमेंट था ओमनिस सेल्यूला ए सेल्यूला। दोस्तों इन्होंने स्टेटमेंट दिया था क्या, रॉडोल्फ वर्चो ने स्टेटमेंट दिया था। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आपको सेल थ्योरी कंप्लीट समझ में आ गया होगा। यहाँ पर सिंपली हमने क्या पढ़ा, 3 साइंटिस्ट थे, पहला मैथियस लाइडन, थियोडर स्वान और रुडोल्फ वर्चो। इनका ईयर याद रखिए, ईयर आप याद रख सकते हैं। अब आता है इन्होंने क्या बोला, इन्हें सारे प्लांट सेल से बने हैं। इन्होंने बोला क्या, सारे एनिमल सेल से बने हैं। इन्होंने क्या बोला, सारे सेल पहले के सेल से यानी प्री एग्जिस्टिंग सेल से आते हैं। अब आते हैं दोस्तों क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन सेल, सेल के कंपोजिशन से ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन। दोस्तों पहला आता क्या, पहला दोस्तों आता है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, दूसरा आता है दोस्तों मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। दोस्तों यहाँ पर यूनि का मतलब क्या दोस्तों, यूनि का मतलब दोस्तों क्या, वन, सिंगल, और मल्टी का मतलब दोस्तों मोर देन वन, मोर देन वन। मल्टी का मतलब बोल सकते हैं दोस्तों वन से दोस्तों ज्यादा, मोर देन वन इसका मतलब दोस्तों क्या, लेस देन वन या फिर इज इक्वल टू वन। क्या दोस्तों यूनि और मल्टी आपको समझ में आ गया। आइए चलते इन दोनों के बारे में थोड़ा बात करते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पर हमने समझ लिया क्या, ऑर्गेनिज्म को कंपोजिशन, सेल के कंपोजिशन के बेसिस पे बांटा गया है कि कौन सा यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर। आइए दोस्तों इन दोनों के बीच थोड़ा सा हम डिफरेंस यानी पढ़ लेते हैं इन दोनों को एकदम डिटेल में। पहला आता है दोस्तों यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ ओनली वन सेल, एक सेल से जो भी ऑर्गेनिज्म बना है उससे हम बोलेंगे दोस्तों यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। एग्जांपल हो जाएगा पैरामीशियम, अमीबा, बैक्टीरियाज या फिर ईस्ट आप बोल सकते हैं। बहुत सारे एग्जांपल होंगे। कैसे एग्जांपल दोस्तों, माइक्रो बैक्टीरियाज यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर एग्जाम्पल होंगे। अब आते हैं सेकंड टाइप ऑफ सेल यानी सेकंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, जिसे हम बोलेंगे दोस्तों मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। इसमें क्या दोस्तों, ऑर्गेनिज्म मेड अप मोर देन वन सेल, लाइक प्लांट्स हो गए, एनिमल हो गए, एक से ज़्यादा सेल से बने हुए ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं दोस्तों क्या बोलते हैं, मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल जो प्लांट, एनिमल एटसेट्रा आप बोल सकते हैं, क्या एग्जाम्पल हो जाएगा। हमने यहाँ पर सिंपली क्या समझ दोस्तों, यूनि और मल्टी समझ लिया। बहुत इजी टॉपिक है दोस्तों यूनि और मल्टी। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है दोस्तों क्या, ऑर्गेनिजम्स वैरायटी इन सेल नंबर, द शेप एंड साइज। सिंपली टॉपिक का मतलब क्या है दोस्तों,
यहाँ पे दोस्तों जो यहाँ पे सिंपली इस टॉपिक क्या करना चाह रहा है, ये टॉपिक सिंपल से करना चाह रहा है क्या कि जो सेल है दोस्तों, सेल नंबर, शेप और साइज की बेसिस में क्या वैरी करते हैं, यानी अलग अलग उनकी वेराइटी है सेल की। पहला सेल आइए कुछ एग्जांपल देके समझ लेते हैं क्या। पहला दोस्तों ओवम या फिर एग सेल बोलते हैं इसको दोस्तों, ये स्फेरिकल शेप का होता है, यानी शेप में हमको डिफरेंट दिख रहा है। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों स्मूथ मसल सेल, स्मूथ मसल सेल दोस्तों क्या स्पिंडल शेप होता है, यानी कि ऐसा कुछ शेप होता है इसका दोस्तों स्मूथ मसल सेल का। तो देखेंगे दोस्तों यहाँ पे ऐसे राउंड है और यहाँ पे दोस्तों स्पिंडल शेप है। भाई कितना डिफरेंस दिख रहा है, देखे होंगे आप ही खुद। तो इसीलिए क्या वैरायटी है दोस्तों, क्या सेल की वैरायटी है। अब आते हैं थर्ड टाइप ऑफ सेल जिसका नाम दोस्तों इरेथ्रोसाइड या फिर आरबीसी, आप टिश्यू चैप्टर में पढ़ेंगे। इसमें देखेंगे दोस्तों क्या कैसा साउंड है, कैसा सेल है दोस्तों, राउंड एंड बाई कॉनकेव दोस्तों, राउंड शेप सेल है और बाई कॉनकेव शेप का सेल है। आप इसको भी पढ़ेंगे दोस्तों क्या टिश्यू चैप्टर में पढ़ लेंगे। आते दोस्तों नर्व सेल पे, नर्व सेल यानी दोस्तों सबसे लंबा और ब्रांच सेल है। सिंपल से दोस्तों चारों सेल का हमने एग्जांपल लिया है, चारों सेल कितना डिफरेंस क्रिएट कर रहा है, इसीलिए सिंपल से हमने यहाँ पर इस टॉपिक में लिखा है। अब आते हैं दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, कुछ फैक्ट पे आते हैं दोस्तों। फैक्ट क्या है आपके पास, यहाँ पे देखिए दोस्तों लार्जेस्ट लिविंग सेल क्या है दोस्तों, लार्जेस्ट लिविंग सेल ऑस्ट्रिच का एग है। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल दोस्तों माइकोप्लाज्म या फिर पीपीएलओ, इसका फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, इसका फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म बता रहा हूँ, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा दोस्तों क्या प्लीरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। क्या दोस्तों है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, या फिर हमको सिंपली इसको बोलते क्या दोस्तों, इसको हम सिंपल से बोल देते क्या पीपीएलओ। आइए दोस्तों उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि आपके नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट टॉपिक आता है दोस्तों क्या, नेक्स्ट टॉपिक आता है कंपोनेंट ऑफ सेल। सेल का कंपोनेंट के बारे में बात करते हैं। पहला सेल का कंपोनेंट क्या दोस्तों, पहला क्या दोस्तों प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन। डिटेल में पढ़ेंगे दोस्तों, आगे जाकर डिटेल में पढ़ेंगे, पहले इसको समझ लीजिए क्या। पहले दोस्तों क्या, पहला प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या दोस्तों आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सेल, सेल का दोस्तों आउटर मोस्ट यानी बाहरी कवरिंग है, उससे हम बोलेंगे दोस्तों क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन। और क्या दोस्तों इट परमिट द एंट्री एंड एग्जिट सम मटेरियल सेलेक्टिवली परमिएबल, दोस्तों किसी भी मटेरियल का आने यानी एंट्री और एग्जिट यानी बाहर जाने का परमिट यानी रोकता है या फिर आने देता है। सिंपल से क्या बोल रहा है दोस्तों, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक सेलेक्टिवली परमिएबल है, यानी कुछ सेलेक्टिव चीजों को अंदर आने देगा और बाहर जाने देगा, क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन। अब आते हैं सेकंड कंपोनेंट ऑफ सेल जिसका नाम दोस्तों क्या सेल वॉल। सेल वॉल का होता है रिजिड आउटर कवरिंग लाइंग आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक रिजिड एकदम कठोर सा कोई सेल का कंपोनेंट है जिसका नाम दोस्तों क्या सेल वॉल। और दोस्तों कहाँ पाया जाता है, प्रेजेंट इन प्लांट ओनली। सेल वॉल हमेशा कहाँ पाया जाएगा, प्लांट में पाया जाएगा, कभी भी एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। प्लांट में बैक्टीरिया में बोल सकते हैं दोस्तों पाया जाता है। अब बात है दोस्तों कहाँ पर नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ सेल जिसका नाम दोस्तों क्या न्यूक्लियस। न्यूक्लियस बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है भाई, डबल लेयर का होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से क्या होता है, डबल लेयर का होता है। इसके बाद दोस्तों पोर प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में, किस लिए ट्रांसफर ऑफ मटेरियल के दोस्तों क्या प्रेजेंट होता है न्यूक्लियर पोर। इसके अंदर दोस्तों क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं यानी डीएनए प्रेजेंट होता है किसमें, न्यूक्लियस में। अब आते हैं दोस्तों सेकंड, यहाँ पे क्या दोस्तों है नेक्स्ट टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनेलिज, इसका नाम दोस्तों क्या साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है दोस्तों, फ्लूइड कंटेंट प्रेजेंट इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाहर और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो भी आपको फ्लूइड सब्सटेंस दिखता है सेल में, इस सारे फ्लूइड सब्सटेंस दोस्तों क्या है, सारा फ्लूइड सब्सटेंस आपका साइटोप्लाज्म है। इसलिए हम सिंपली बोलते क्या, जितना भी फ्लूइड सब्सटेंस सेल के अंदर है उसे हम बोलते हैं क्या दोस्तों साइटोप्लाज्म। लास्ट सेल कंपोनेंट आता है दोस्तों, उसे हम बोलते हैं क्या सेल ऑर्गेनेलिज। इसको दोस्तों हम डिटेल में पढ़ेंगे। आइए आप पढ़ लेते क्या सेल ऑर्गेनेलिज में क्या क्या आता है। आपका सेल ऑर्गेनेलिज में क्या क्या आता है, सेल ऑर्गेनेलिज में आता है इतना देखिए दोस्तों, ये सारे क्या है दोस्तों सेल ऑर्गेनेलिज है, इन्हीं को हमको डिटेल में पढ़ना है। लेकिन यहाँ पर आप एक और बात समझ लीजिए क्या, सिंगल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन और नो मेम्ब्रेन के कितने सेल ऑर्गेनेलिज है। आइए पहले पढ़ते हैं क्या, पहले पढ़ते हैं हम सिंगल मेम्ब्रेन। सिंगल मेम्ब्रेन का सेल ऑर्गेनेलिज आएगा दोस्तों क्या वैक्यूल, लाइसोसोम, गोल्जी अपरेटस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चारों दोस्तों क्या, चारों आपके सिंगल मेम्ब्रेन का सेल ऑर्गेनेलिज है। डबल मेम्ब्रेन आते हैं
डबल मेम्ब्रेन क्या है दोस्तों, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड। दोस्तों डबल मेम्ब्रेन के सेल ऑर्गेनेलिज है। नो मेम्ब्रेन यानी कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है इनके पास, वो कौन से दोस्तों, राइबोसोम्स और यहाँ पे सेंट्रोसोम्स दोस्तों क्या है, सेल ऑर्गेनेलिज है। यहाँ पे इनको बोलते हैं दोस्तों मेम्ब्रेन लेस बोलते हैं। हमने यहाँ पर क्या समझा दोस्तों, सेल ऑर्गेनेलिज। तीन टाइप के सेल ऑर्गेनेलिज होते हैं, जिनके पास दो मेम्ब्रेन होता है, जिनके पास एक मेम्ब्रेन होता है, जिनके पास कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होता है। तो हमने यहाँ पर क्या समझा दोस्तों, सिंगल मेम्ब्रेन कौन कौन से है। सिंगल मेम्ब्रेन यहाँ पर आपको दिख रहा हो क्या, वैक्यूल है, लाइजोसोम्स है, गोल्जी अपरेटस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है दोस्तों क्या, सिंगल मेम्ब्रेन। भाई इसको याद कर लीजिएगा, सिंगल मेम्ब्रेन कौन कौन सा है, डबल मेम्ब्रेन कौन सा है, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिक, और नो मेम्ब्रेन भाई राइबोसोम्स और सेंट्रोसोम्स। उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आपको सेल ऑर्गेनेलिज समझ में आया होगा। सेल मतलब क्या, उनका यह मेम्ब्रेन वाला टाइप समझ में आ गया होगा। अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट पेज पर, जहाँ पर समझेंगे दोस्तों क्या, हमने बताया था दोस्तों शुरू में क्या बताया था, प्रोटोप्लाज्म कौन दिया था, परकिंजी ने दिया था। उसी को हम यहाँ पर डिटेल में पढ़ते हैं क्या, परकिंजी को। उन्होंने क्या बोला दोस्तों, प्रोटोप्लाज्म टर्म दिया था। इसका मतलब मैंने बताया क्या दोस्तों, द लिविंग कंटेंट प्रेजेंट इन द सेल इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म। सेल के अंदर जितना भी लिविंग कंटेंट प्रेजेंट है उसे हम बोलेंगे क्या दोस्तों, प्रोटोप्लाज्म। सिंपल हमने बताया था क्या, शुरू में भी स्टार्टिंग में भी बताया था क्या, जितना भी लिविंग कंटेंट सेल के अंदर प्रेजेंट है उसे हम बोलेंगे प्रोटोप्लाज्म। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। प्रोटोप्लाज्म कंटेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। प्रोटोप्लाज्म के अंदर जितने भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियस है, सारे प्रोटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब चलता है लास्ट पॉइंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म, जिसका नाम है दोस्तों क्या, सेल वॉल इज डेड देयरफॉर नॉट इंक्लूडेड इन द पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। सेल वॉल दोस्तों का, सेल वॉल आपका डेड होता है, इसलिए हम इसको प्रोटोप्लाज्म में इंक्लूड नहीं कर सके हो, क्योंकि भाई प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ लिविंग कंटेंट। हाँ देखिए दोस्तों, सेल वॉल आपका क्या है, सेल वॉल आपका यहाँ पर डेड है, तो कहाँ से इंक्लूड होगा, सिंपल सा बात यहाँ पे दोस्तों। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आपके यहाँ समझ में आ गया होगा। हमने यहाँ पर क्या समझा दोस्तों, प्रोटोप्लाज्म समझा। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, जितना भी लिविंग कंटेंट सेल के अंदर प्रेजेंट है उसे हम बोलेंगे दोस्तों क्या, प्रोटोप्लाज्म। और क्या, प्रोटोप्लाज्म के क्या क्या कंटेन करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस का दोस्तों प्रोटोप्लाज्म के अंदर आता है। सेल वॉल नहीं आता, क्योंकि सेल वॉल का दोस्तों डेड होता है। हमने यहाँ पर समझा प्रोटोप्लाज्म में डिटेल में पढ़ लिया। मैंने आपको शुरू में बताया था दोस्तों, इस वीडियो के बाद आपको कोई भी वीडियो वॉच करने की जरूरत नहीं होगी, इसको भाई कंप्लीट वॉच करना। अगर वीडियो पसंद है तो भाई लाइक कर देना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, जहाँ समझे दोस्तों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अब दोस्तों स्टार्ट करते हैं कंपोनेंट ऑफ सेल से। पहले पढ़ेंगे दोस्तों सेल वॉल को, पढ़ लेते हैं पहले, उसके बाद स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट कंपोनेंट। तो आइए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। आइए हम सेल वॉल का समझ लेते हैं। सेल वॉल क्या होता है दोस्तों, सेल वॉल नॉन लिविंग और रिजिड स्ट्रक्चर होता है क्या दोस्तों, लिविंग नहीं है और कठोर यानी रिजिड है। सिंपली बोल सकते हैं नॉट अ फ्लेक्सिबल, यानी हम इसको मूड नहीं सकता है दोस्तों क्या, सेल वॉल हमारा बेंड नहीं हो सकता है क्या दोस्तों, सेल वॉल। इसको हम बोलते हैं नॉट अ फ्लेक्सिबल या फिर रिजिड, आप यहाँ पे बोल सकते हैं। सिंपली दोस्तों क्या है, सेल वॉल नॉन लिविंग है, रिजिड है। सेल वॉल क्या दोस्तों, सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर प्रेजेंट होता है, आउटर में प्रेजेंट होता है। किसके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बोल सकते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का आउटर कवरिंग है क्या दोस्तों, सेल वॉल। इट प्रोवाइड शेप टू द सेल। जो सेल वॉल दोस्तों होता है, सेल वॉल सेल को शेप एक प्रोवाइड करता है, फिक्स शेप प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू द सेल। सेल को स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है, उसके सेल के स्ट्रक्चर में सपोर्टिंग करता है क्या दोस्तों, सेल वॉल। हमने यहाँ पर क्या समझा दोस्तों, सेल वॉल क्या होता है, सेल वॉल लिविंग नहीं है और रिजिड यानी नॉट फ्लेक्सिबल है। सेल वॉल आउटर में प्रेजेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। सेल को शेप देता है सेल वॉल। सेल को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, या फिर हम बोल सकते हैं स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है सेल को। सेल वॉल कैसा होता है दोस्तों, सेल वॉल हमारा सेल यहाँ पर है और सेल वॉल इसके बाहर में ऐसा प्रेजेंट दोस्तों, जिस शेप में सेल वॉल होगा उसी शेप में हमारे यहाँ पर सेल होगा। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं यहाँ पर दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, इंपॉर्टेंट फैक्ट पे। आइए यहाँ पे देखते हैं। इन प्लांट द सेल वॉल इज प्रेजेंट एंड इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। प्लांट में दोस्तों सेल वॉल प्रेजेंट होता है और किससे बना होता है, सेल्यूलोज से बना होता है क्या दोस्तों, सेल्यूलोज से बना होता है क्या सेल वॉल, किसमें, प्लांट में। इन बैक्टीरिया सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। बैक्टीरिया में दोस्तों सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन से बना होता है, किससे दोस्तों, पेप्टिडोग्लाइकन से। आते हैं फंजाई में। इन फंजाई सेल वॉल इज प्रेजेंट एंड इट इज मेड अप ऑफ काइटिन। फंजाई में दोस्तों हमारा जो सेल वॉल होता है प्रेजेंट होता है और किससे बना होता है, और बना होता है दोस्तों काइटिन से। अब आते हैं एनिमल्स पे। इन एनिमल्स और वायरस में सेल वॉल नॉट प्रेजेंट यानी नहीं प्रेजेंट होता है क्या दोस्तों, सेल वॉल, किसमें, एनिमल्स और
वायरस में। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आपको सेल वॉल कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। अब चलो दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो कि आपका है नेक्स्ट पेज पे। चलिए दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्या, नेक्स्ट टॉपिक हमारा दोस्तों क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, अभी तक हमने सेल वॉल पढ़ लिया कंपोनेंट ऑफ सेल में। अब आते हैं दोस्तों प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन, दूसरे कंपोनेंट ऑफ सेल पे। दोनों भाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलिए या फिर सेल मेम्ब्रेन बोलिए, दोनों एक ही चीज़ है। आइए यहाँ पर समझते हैं क्या। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेनली कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेनली किस में दोस्तों, लिपिड्स से बना होता है और प्रोटीन से। लिपिड्स को बोल सकते दोस्तों, क्या बोल सकते हैं, लिपिड्स को आप बोल सकते हैं फैट से बना होता है, और प्रोटीन से आपका बना होता है। कौन भाई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपका बना होता है या फिर सेल मेम्ब्रेन बना होता है। इन 1972 में दोस्तों क्या, सिंगर और निकोलसन गिव द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सिंगर और निकोलसन ने 1972 में फ्लूइड मोज़ेक मॉडल प्लाज्मा मेम्ब्रेन का दिया था। कौन भाई, सिंगर एंड निकोलसन ने क्या 1972 में फ्लूइड मोज़ेक मॉडल प्लाज्मा मेम्ब्रेन को दिया था। जिससे भाई ऊपर लिपिड और प्रोटीन ऊपर रहेगा, लिपिड और प्रोटीन नीचे रहेगा। ऐसे करके भाई क्या बना, ऐसे करके बना क्या दोस्तों, ऐसे करके आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पर होना है, ऐसे करके बना है दोस्तों, ऐसे करके यहाँ पर बन गया है। सिंपली यहाँ पर सिंगर और निकोलसन ने यहाँ पर क्या दिया दोस्तों, सिंगर और निकोलसन ने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया गया इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक जिसका दोस्तों क्या नाम है, सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट होता है दोस्तों, सम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या दोस्तों, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट होता है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे जिसका दोस्तों क्या है, इट इंटरेक्ट्स वाइड विथ आउटसाइड वर्ल्ड। बाहरी दुनिया से प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंटरेक्ट करता है भाई, मूवमेंट को, किसी भी सब्सटेंस का मूवमेंट को कंट्रोल करता है, किसके, सेल के अंदर और सेल के बाहर जाने को, किसी भी सब्सटेंस को सेल के अंदर और सेल के बाहर जाने को कंट्रोल करता है। कौन भाई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है और फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन है। इसका मतलब है दोस्तों सेलेक्टिवली मटेरियल को अलाउ करता है, कहाँ पे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अंदर जाने और बाहर आने के लिए। किसको, सेलेक्टिवली मटेरियल को, उसे हम बोलेंगे क्या दोस्तों, उसे हम बोलेंगे सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। किसको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। हमने यहाँ पर क्या समझा दोस्तों, हमने यहाँ पर क्या समझा, आइए यहाँ पर रिवाइज करते हैं। पहला है दोस्तों, पहला क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड्स और प्रोटीन से बना होता है। सेकंड क्या दोस्तों, सिंगर और निकोलसन ने 1972 में फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था किसका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। कुछ अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाहरी दुनिया से इंटरेक्ट यानी मिलता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सब्सटेंस का मूवमेंट सेल के अंदर और बाहर जाने से कंट्रोल करता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं, यानी सेलेक्टिवली चीज़ों को अंदर जाने या बाहर जाने के लिए अलाउ करता है। कौन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ पर दोस्तों हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का टॉपिक खत्म होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जिसका नाम दोस्तों, नेक्स्ट पेज पे हमारा यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक आता है क्या, ट्रांसपोर्ट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, यानी सब्सटेंस अंदर और बाहर कैसे जाते हैं। हमारे पास दोस्तों दो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, पहला दोस्तों पैसिव ट्रांसपोर्ट, दूसरा दोस्तों एक्टिव ट्रांसपोर्ट। आइए पैसिव ट्रांसपोर्ट को समझते हैं पहले। Substance move from the higher concentration to the lower concentration. No energy is required in this. दोस्तों इसमें पैसिव कंसंट्रेशन में सब्सटेंस भाई अंदर, यानी जहाँ पर भी हायर कंसंट्रेशन यानी जहाँ पर भी ज़्यादा प्रेजेंट होगा वहाँ से लोअर कंसंट्रेशन यानी जहाँ पर भी कम प्रेजेंट होगा वहाँ तक जाएगा। अभी आगे मैं डिटेल में समझा दूंगा। नो एनर्जी रिक्वायर्ड, भाई पैसिव ट्रांसपोर्ट में कोई भी एनर्जी रिक्वायर नहीं होती है। इट इज अ स्लो मूवमेंट, पैसिव ट्रांसपोर्ट एक स्लो मूवमेंट यानी धीरे मूवमेंट होती है। ओनली द स्मॉल मॉलिक्यूल और वाटर मॉलिक्यूल आर ट्रांसपोर्टेड पैसिवली। भाई जो पैसिव ट्रांसपोर्ट से वाटर मॉलिक्यूल या फिर छोटे मॉलिक्यूल पैसिव ट्रांसपोर्ट से ट्रांसफर होते हैं। यहाँ पर स्मॉल मॉलिक्यूल है दोस्तों, यहाँ पर ट्रांसफर होते हैं पैसिव तरीके से। आइए यहाँ पर मतलब पैसिव को मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। पैसिव का मतलब सिंपल से आप बोल सकते हैं दोस्तों क्या, यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक सेल बनाया है दोस्तों, यहाँ पर सेल आपका बन गया है। यहाँ पर दोस्तों आपका यहाँ पर एक सेल बना है। इस सेल में आप देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका एक सेल है। इस सेल में अंदर आपका कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है और बाहर दोस्तों आपका कार्बन डाइऑक्साइड कम है। सॉरी, बाहर आपका दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है और अंदर आपका कम है। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट के जरिए हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में आ जाएगा, सिंपल सा पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू।
और भाई मान लीजिए अगर यहाँ पे सेल के अंदर इस जगह पे ज़्यादा पैसिव यानी ज़्यादा कार्बन यानी ज़्यादा आप बोल सकते हैं ग्लूकोज है, तो आप यहाँ पे दूसरी जगह पे यानी सेल के अदर साइड पे यहाँ पर अगर कम है, यहाँ पर भी जो भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम लाएगा उसे बोलते हैं दोस्तों पैसिव ट्रांसपोर्ट। हम सिंपल दोस्तों पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट आप समझ में, एक्टिव ट्रांसपोर्ट समझाने जा रहा हूँ। पैसिव में क्या दोस्तों, पैसिव सब्सटेंस हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाता है। और क्या पैसिव में कोई भी एनर्जी नहीं लगती है। पैसिव में दोस्तों स्लो मूवमेंट होता है, यानी छोटा मॉलिक्यूल और वाटर का मॉलिक्यूल जाता है। यहाँ पर एक और पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं कि पैसिव ट्रांसपोर्ट से क्या होता है दोस्तों, पैसिव ट्रांसपोर्ट से सेल के अंदर और सेल के बाहर यानी सेल के अंदर भी ट्रांसपोर्ट हो सकता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके भी ट्रांसपोर्ट हो सकता है। अब आते हैं दोस्तों एक्टिव ट्रांसपोर्ट पे। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है दोस्तों, सब्सटेंस मूव फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। भाई जहाँ पे लो यानी जहाँ पर भी कम सब्सटेंस होगा यानी मॉलिक्यूल होगा, वहाँ से दोस्तों हायर यानी ज़्यादा जहाँ पर हो वहाँ तक जाता है। इट रिक्वायर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी के फॉर्म में दोस्तों इसको एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है दोस्तों। रैपिड मूवमेंट यानी फास्ट मूवमेंट है। इसके लिए दोस्तों क्या होता है, मूवमेंट ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल वर ऑकर्ड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट से दोस्तों बड़े बड़े मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट होता है यानी मूवमेंट होता है। हमने यहाँ पर दोस्तों एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट समझ लिया। एक और बात यहाँ पर दोस्तों क्या आ रही है, पैसिव ट्रांसपोर्ट आपका दो टाइप का है। क्या दोस्तों, पहला दोस्तों डिफ्यूजन, दूसरा दोस्तों ऑस्मोसिस। तो आइए इन दोनों को समझ लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। दोस्तों डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के बीच में पहले हम डिफरेंस समझते हैं, क्या होता है डिफरेंस इसके बीच में। पहले डेफिनेशन समझिएगा, इट इज स्पॉन्टेनियस मूवमेंट, इट इज स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस सॉलिड लिक्विड और गैस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। डिफ्यूजन दोस्तों एक ऐसा मूवमेंट में है जहां पे सॉलिड लिक्विड और गैस हायर कंसंट्रेशन से दोस्तों लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। क्या दोस्तों, कौन सा, सॉलिड लिक्विड और गैस, भाई कोई भी हो सकता है यहाँ पर, वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जा सकता है। सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन मूव मेम्ब्रेन बाय डिफ्यूजन। मेम्ब्रेन से भाई जो भी आपका कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन होता है वो अंदर और बाहर आता है, डिफ्यूजन के प्रोसेस से ही आता है। अब आता है ऑस्मोसिस पे। डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन में एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर सॉलिड लिक्विड और गैस सेल के अंदर और बाहर आते हैं यानी हायर कंसंट्रेशन होता है, वहाँ से आपका लोअर कंसंट्रेशन तक आता है। इसमें आपका दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन भी ट्रांसपोर्ट होता है, किससे, पैसिव ट्रांसपोर्ट से। आते हैं ऑस्मोसिस पे। इट इज डिफाइंड एज ए स्पॉन्टेनियस मूवमेंट एज अ सॉल्वेंट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल इज अ रीजन हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। आप सिंपली यहाँ पर बोल सकते हैं एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होगा, उससे हम बोलेंगे दोस्तों क्या, ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन दोस्तों इस तीनों में से कोई भी का हो सकता है, लेकिन ऑस्मोसिस में सिर्फ और सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल का होगा दोस्तों, क्या, वाटर मॉलिक्यूल का। और कहाँ दोस्तों, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से क्रॉस करके ही ये ट्रांसफर होगा। अब आते हैं दोस्तों ऑस्मोसिस के दो टाइप है। पहला दोस्तों एंडो ऑस्मोसिस, दूसरा एक्सो ऑस्मोसिस। एंडो ऑस्मोसिस का मतलब क्या दोस्तों, वाटर मॉलिक्यूल सेल के अंदर आता है उसे हम बोलते हैं क्या दोस्तों, एंडो ऑस्मोसिस। एक्सो ऑस्मोसिस का मतलब क्या दोस्तों, एक्सो ऑस्मोसिस का मतलब होता है क्या, वाटर मॉलिक्यूल सेल के आउटसाइड यानी सेल के बाहर जाता है उसे हम बोलते हैं क्या दोस्तों, एक्सोऑस्मोसिस। हमने यहाँ पर दोस्तों ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन समझ लिया, ऑस्मोसिस का टाइप समझ लिया। अब चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है आपका नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास आता है दोस्तों क्या, हम आते हैं 3 सॉल्यूशन पढ़ने दोस्तों, क्या, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और दोस्तों आइसोटोनिक सॉल्यूशन। 3 सॉल्यूशन आपको पढ़ना है। तो आइए पहला पढ़ते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक क्या दोस्तों, सॉल्यूट लेस वाटर, यहाँ पर क्या बोल रहा है, सिंपल से क्या बोल रहा है दोस्तों, मोर सॉल्यूट होगा लेस वाटर होगा। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सॉल्यूट दोस्तों ज्यादा होगा और दोस्तों वाटर यानी सॉल्वेंट यहाँ पे दोस्तों कम होगा। सिंपल से बोल सकते हैं क्या दोस्तों, सॉल्यूट यहाँ पर मोर होगा और सॉल्वेंट ज्यादा होगा। इसका मतलब क्या दोस्तों, वाटर मॉलिक्यूल मूव आउटसाइड, वाटर मॉलिक्यूल जो भी सेल के अंदर होगा वो सेल से बाहर जाएगा। प्रोसेस कौन सा दोस्तों, प्रोसेस आपका एक्सोऑस्मोसिस से, जो कि भाई सेल को पतला यानी सेल को सिकुड़ा देगा यानी सेल को श्रिंक कर देगा। सिंपल से आपको क्या रखना है दोस्तों, हाइपरटोनिक में सॉल्यूट ज्यादा रहेगा, सॉल्वेंट कम रहेगा। पहला पॉइंट आपको पहला कॉन्सेप्ट याद रखना है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या दोस्तों, सेल के अंदर से सारा पानी बाहर चला जाता है यानी एक्सोऑस्मोसिस हो जाता है। इसका मतलब सेल दोस्तों श्रिंक हो जाता है। हमने यहाँ पर हाइपरटोनिक समझ लिया। अब बात दोस्तों हाइपोटोनिक पे आते हैं। हाइपोटोनिक क्या होता है, लेस सॉल्यूट यानी सॉल्यूट कम होता है और वाटर का मॉलिक्यूल ज्यादा होता है। मतलब
वाटर मॉलिक्यूल मूव इनसाइड द सेल, सेल के अंदर भाई वाटर मॉलिक्यूल आ जाता है, प्रोसेस एंडोऑस्मोसिस, जो कि भाई सेल को स्वेल यानी सेल को फुला देता है, सेल का यानी फूल जाता है सेल, इसमें बोलते क्या दोस्तों, हम उसको बोलते हैं क्या, स्वेलिंग ऑफ द सेल, या फिर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सेल को प्लेस कर दिया। इसमें क्या दोस्तों, हाइपोटोनिक में सॉल्यूट कम होगा लेकिन सॉल्वेंट ज्यादा होगा। इसमें क्या होगा दोस्तों, इसमें आपका वाटर मॉलिक्यूल सेल के अंदर आ जाएगा, जो कि सेल को भाई सेल को स्वेल कर देगा, यानी सेल को फूल देगा सेल। सिंपल हमारे यहाँ पर हाइपोटोनिक भी कवर हो गया। अब चलते दोस्तों, अब चलते कहाँ पर, अब चलते हैं हम दोस्तों यहाँ पर when the cell is placed in isotonic solution, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में जब सेल प्लेस होगा तब क्या होगा, आइए आइसोटोनिक को भी समझ लेते हैं। आइसोटोनिक में सिंपली एक कंडीशन होता है क्या, द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आर इक्वल। आइसोटोनिक में भाई बराबर होता है क्या, सॉल्यूट भी इक्वल होगा, सॉल्वेंट भी इक्वल होगा, बराबरी का खेल होता है। सिंपल सा हम क्या बोलेंगे, इन दिस जीरो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल ना ही अंदर जाएगा ना ही बाहर जाएगा, अंदर जितना है बाहर जितना है उतना भाई मेंटेन रहेगा। सिंपल सा बोलेंगे क्या, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में हमने इसको, इसमें क्या याद रखना है, इसमें आपको श्रिंक हो जाता है, इसमें आपका स्वेल हो जाता है, इसमें आपका दोस्तों इक्वल रहता है, इक्वल रहता है। भाई तीन बात को याद रखना है इन तीनों सॉल्यूशन के बारे में, बस आप 3 पॉइंट लिखेंगे तो आपके यहाँ पर सही हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, जहाँ समझेगा नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट पेज पे आपका दोस्तों आता है नेक्स्ट टॉपिक, जिसका दोस्तों प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस एक प्लांट में से देखने को मिलता है दोस्तों, कहाँ पर, प्लांट के सेल में प्लाज्मोलाइसिस देखने को मिलता है। इसमें क्या है दोस्तों, इसमें आपका shrinkage of protoplasm, shrinkage of protoplasm living content of the cell away from the cell wall when placed in hypertonic solution। जब भी हमारा प्लांट का सेल हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में प्लेस्ड होगा, उसमें जब भी आपका प्रोटोप्लाज्म यानी लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल जब सिकुड़ जाएगा यानी श्रिंक हो जाएगा, वहां पर उस केस में हम बोलेंगे क्या दोस्तों, उस केस में आपका होगा क्या, प्लाज्मोलाइसिस होगा। किस केस में, जब आपका लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल यानी प्रोटोप्लाज्म श्रिंक यानी सिकुड़ जाएगा, उस केस में बोलेंगे क्या दोस्तों, प्लाज्मोलाइसिस हो गया क्या, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखने के बाद। ये किसमें देखने को मिलता है, इट वाज ऑब्जर्व्ड इन प्लांट सेल, प्लांट सेल में देखने को मिलता है दोस्तों, प्लाज्मोलाइसिस आपका प्लांट सेल में देखने को मिलता है। हमने यहाँ पर दोस्तों प्लाज्मोलाइसिस कंप्लीट कर लिया। अब चलते दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक दोस्तों क्या दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक आपका न्यूक्लियस आता है। अभी तक क्या समझा हमने, अभी तक सारी बातें हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से हो रही थी और ये हमारा सेल वॉल हमने पहले पढ़ लिया था। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने खत्म कर लिया। अब आते हैं दोस्तों कहाँ पर, न्यूक्लियस पे। न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस को दोस्तों हम बोलते हैं क्या, न्यूक्लियस को हम कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल बोलते हैं क्या दोस्तों, कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल न्यूक्लियस को बोलते हैं। न्यूक्लियस में दोस्तों हमने पहला पॉइंट क्या समझा, न्यूक्लियस को हम कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल बोलते हैं क्या दोस्तों, न्यूक्लियस को हम कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल बोलते हैं। न्यूक्लियस भाई डबल मेम्ब्रेन का ऑर्गेनेलिज होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उसके मेम्ब्रेन को बोला जाता है, डबल मेम्ब्रेन को, न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन को हम न्यूक्लियर एनवलप बोलते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर एनवलप में दोस्तों आपका पोर होता है यानी छेद होता है, न्यूक्लियर एनवलप में डबल मेम्ब्रेन का होता है। न्यूक्लियस के अंदर दोस्तों, न्यूक्लियस के अंदर आपका डीएनए प्रेजेंट होता है, हेरिडिटी मटेरियल हम बोल देगा डीएनए को। क्या कर दोस्तों, कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज सेल डिवीजन, प्रोटीन सिंथेसिस, ग्रोथ एटसेट्रा। न्यूक्लियस भाई कंट्रोल करता है एक्टिविटी को, सेल डिवीजन को, प्रोटीन को, सिंथेसिस को और ग्रोथ ऑफ द सेल यानी बॉडी के ग्रोथ को कंट्रोल कौन करता है दोस्तों, न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। हमने यहाँ पर क्या न्यूक्लियस के बारे में हमने यहाँ पर समझा क्या, न्यूक्लियस सेल का कंट्रोलिंग सेंटर है। न्यूक्लियस के पास 2 मेम्ब्रेन होती है, उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर एनवलप, और उस मेम्ब्रेन में दोस्तों क्या होते हैं, छेद होते हैं यानी पोर होते हैं। न्यूक्लियस के बाद दोस्तों, न्यूक्लियस के पास आपका डीएनए होता है यानी डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लियस आपका कोऑर्डिनेट करता है यानी कंट्रोल करता है एक्टिविटीज लाइक सेल डिवीजन, प्रोटीन सिंथेसिस और ग्रोथ को कंट्रोल करता है क्या दोस्तों, न्यूक्लियस। अब आते हैं दोस्तों डीएनए को समझ लेते हैं। डीएनए क्या होता है, यहाँ पर जो आपका डीएनए है दोस्तों, इसको हम समझ लेते हैं। डीएनए आपका सिंपल क्या होता है दोस्तों, इट इज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट कैरीज इंफॉर्मेशन अबाउट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। डीएनए आपका थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर भाई इंफॉर्मेशन होता है, किसका इंफॉर्मेशन, बॉडी का स्ट्रक्चर, फंक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म कैसे फंक्शन करता है उसका यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होता है किसमें, डीएनए में। इट पास इनहेरिट फ्रॉम द वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। डीएनए भाई एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होता है, ट्रांसफर होता है क्या, डीएनए। ह्यूमन डीएनए दोस्तों, ह्यूमन डीएनए आपका 2.2 मीटर लंबा होता है, 2.2 मीटर लॉन्ग होता है क्या, ह्यूमन डीएनए। अब बात है दोस्तों, हमें यहाँ पर इतना समझ लिया। अब बात है दोस्तों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, जो कि किससे रिलेटेड है, जो कि आप यहाँ पर डीएनए से रिलेटेड है। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, इंफॉर्मेशन कैरी करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम सिंपली बोलते हैं दोस्तों क्या, जीन।
तो आइए जीन को समझते हैं। जीन क्या होता है यहाँ पर? जीन आपको यहाँ पर सिंपली हो जाता है क्या दोस्तों? इट इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट कैरीज इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकुलर कैरेक्टर। जीन भाई एक सेगमेंट, डीएनए का एक सेगमेंट होता है यानी पार्ट होता है जो कि इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट करता है यानी इन्फॉर्मेशन कैरी करता है कुछ कैरेक्टर के फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दोस्तों हमारा डीएनए, इसके अंदर दोस्तों यहाँ पर जो एक पार्ट है यही इसको हम बोलेंगे दोस्तों, इसको हम बोलेंगे यहाँ पर जीन। इसको दोस्तों हम बोलेंगे जीन क्योंकि दोस्तों कुछ इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट किया दोस्तों, कुछ इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट किया है, उसे हम बोलेंगे दोस्तों क्या, उसे हम बोलेंगे यहाँ पर जीन। तो उम्मीद कर रहे हैं यहाँ तक आपको जीन समझ में आ गया होगा। जीन क्या करता है? जीन एक डीएनए का सेगमेंट है और डीएनए क्या है? डीएनए एक न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका दोस्तों क्या नाम है? इसका नाम है दोस्तों टाइप ऑफ सेल ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनेलिज। सेल ऑर्गेनेलिज के प्रेजेंस में और एब्सेंस में, हमारे सेल ऑर्गेनेलिज के प्रेजेंस में और एब्सेंट में दो टाइप के सेल बनाए गए हैं। पहला दोस्तों क्या है? पहला आपका यूकैरियोटिक सेल, दूसरा दोस्तों क्या, दूसरा आपका है प्रोकैरियोटिक सेल। आइए इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझते हैं, क्या क्या डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। दोस्तों यहाँ पर आता है पहले प्रोकैरियोटिक का समझ लेते हैं, उसके बाद हम आएंगे यूकैरियोटिक पे। दोस्तों प्रोकैरियोटिक क्या होता है? प्रोकैरियोटिक के अंदर दोस्तों न्यूक्लियस एब्सेंट होता है लेकिन न्यूक्लियस की जगह पे न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोटिक के अंदर सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोटिक के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिज एब्सेंट होती हैं, लाइक दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, ईआर और गोल्जी एब्रेज दोस्तों एब्सेंट होता है इसमें प्रोकैरियोटिक सेल में। राइबोसोम सिर्फ और सिर्फ एक सेल ऑर्गेनेलिज इसमें प्रेजेंट होता है। एग्जांपल दोस्तों बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी या फिर माइकोप्लाज्म आपका एग्जाम्पल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल हो जाएगा। अब आते हैं दोस्तों कहाँ पर? यूकैरियोटिक सेल। न्यूक्लियस भाई यहाँ पर वेल डिफाइंड यानी प्रेजेंट होता है क्या? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है वेल डिफाइंड तरीके से। एक से ज्यादा क्रोमोसोम यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। सारे ऑर्गेनेलिज मेम्ब्रेन बाउंड या फिर सिंगल मेम्ब्रेन के सारे ऑर्गेनेलिज यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम भी प्रेजेंट होता है दोस्तों। एग्जाम्पल ऑफ प्लांट सेल, एनिमल सेल, फंगल सेल आप बोल सकते हैं क्या, यूकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल है। हमने यहाँ पर दोस्तों यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक समझ लिया। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है दोस्तों क्या, जिसका नाम है दोस्तों यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हमने यहाँ पर दोस्तों कंप्लीट बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों यहाँ से क्या, अब हम यहाँ से स्टार्ट करने जा रहे हैं सेल ऑर्गेनेलिज। आइए स्टार्ट करता है, एक एक करके सारे सेल ऑर्गेनेलिज को डिटेल में पढ़ेंगे, एकदम डिटेल में समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर दोस्तों सेल ऑर्गेनेलिज, जिसमें पहला क्या है दोस्तों, पहला आपका है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम बोल देते क्या, जिसको हम सिंपली बोल देते क्या दोस्तों, जिसको हम सिंपली बोल देते क्या, जिसको हम सिंपली बोल देते हैं यहाँ पर क्या, सिंपली बोल देते हैं यहाँ पर, सिंपली बोलते क्या दोस्तों, ER यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका शॉर्ट फॉर्म, इसका शॉर्ट फॉर्म कोई पीछे से बोलेंगे ER, आपका शॉर्ट फॉर्म होता है इसका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। आइए इसको पढ़ लेते क्या, इसका पहले बेसिक इंट्रोडक्शन समझेंगे, फिर इसका टाइप पे आते हैं। इट गिव द मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल। ER आपको दोस्तों सेल को मैकेनिकल सपोर्ट देता है। इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, बैरियर सब्सटेंस, अलग अलग सब्सटेंस का दोस्तों सेल के अंदर ट्रांसपोर्टेशन करता है अलग अलग सब्सटेंस का। प्रोटीन एंड लिपिड्स दोस्तों, प्रोटीन और लिपिड का सिंथेसिस करता है यानी प्रोटीन और लिपिड को बनाता है क्या, ER यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आइए एक बार और इसको रिवाइज करते क्या, ये मैकेनिकल सपोर्ट देता है सेल को, ये भाई ट्रांसपोर्ट करता है सेल के अंदर प्रोटीन और लिपिड्स का फॉर्मेशन करता है क्या, ER। अब बात है इसके टाइप्स पे, इसका भाई दो टाइप है। पहला क्या है दोस्तों, पहला आपका है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा आपका है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आइए स्मूथ को समझते हैं पहले। राइबोसोम से नॉट अच्छे तो भाई स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी SER होता है, उसमें राइबोसोम अटैच नहीं होता है भाई। माइक्रोस्कोप के अंदर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ अपीयर होता है। लिपिड के सिंथेसिस में भाई स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन्वॉल्व होता है। लिपिड लाइक स्टेरॉइड हार्मोन सिंथेसिस करता है क्या, एंडोप्लाज्मिक यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पर हमने क्या पढ़ा, यहाँ पर हमारा राइबोसोम अटैच नहीं होता है, इस माइक्रोस्कोप के अंदर स्मूथ अपीयर होता है। लिपिड के सिंथेसिस में यहाँ पर दोस्तों इन्वॉल्व होता है। आप यहाँ पे दोस्तों 3 पॉइंट लिखिए, इस पॉइंट का आप नहीं लिखेंगे दोस्तों क्या, आपको काम चलेगा क्योंकि आपको यहाँ पर NCERT में दिया गया है। अब आते हैं दोस्तों रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसका नाम है RER। RER भी कहा दोस्तों, RER में राइबोसोम अटैच टू देयर सरफेस,
RER में राइबोसोम्स अटैच होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे। इट अपीयर रफ अंडर माइक्रोस्कोप के अंदर रफ यानी उसका जब उसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होगा तो भाई रफ लगता है यानी स्मूथ प्लेन नहीं लगता है। इट इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन के सिंथेसिस उसको क्या होता है इन्वॉल्व होता है किसमें, प्रोटीन के सिंथेसिस और सिक्रेट करने में, किसको, प्रोटीन को। इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ मेनी प्रोटीन एंजाइम, बहुत सारे प्रोटीन एंजाइम का फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है क्या, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी RER। यहाँ तक हमने कंप्लीट क्या समझ लिया दोस्तों, डिफरेंस बिटवीन RER और SER। RER में दोस्तों राइबोसोम अटैच होता है, माइक्रोस्कोप के अंदर रफ अपीयर होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस यानी सिक्रेशन करता है। इतना लिखिए, इसको मत लिखिए तो आपका यहाँ पर लिख सकते क्या, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन एंजाइम में भी हेल्प करता है क्या, RER। हमने यहाँ पर दोनों के बीच डिफरेंस समझ लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेलिज पे, जिसका नाम है क्या, जिसका नाम है गोल्जी बॉडी या फिर बोलते हैं लाइजोसोम्स। गोल्जी बॉडी क्या है, इट हैज अ मेम्ब्रेनस फ्लैटेंड सैक। गोल्जी बॉडी के पास मेम्ब्रेन लाइक क्या दोस्तों, सैक्स यानी बोलते हैं इसको, हम बोलते हैं क्या दोस्तों, सिस्टर्न ने बोलते हैं इसको हम सिंपली बोलते हैं दोस्तों क्या, एक बैग होता है दोस्तों, एक खाली बैग होता है किसमें हेल्प करता है, हेल्प करता है आपके ट्रांसपोर्टेशन में। जस्ट आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साइड में प्रेजेंट है क्या, गोल्जी बॉडी। इसका थोड़ा डायग्राम ऐसे होता है दोस्तों देखिए ऐसे इसका डायग्राम होता है, ऐसे करके इसका डायग्राम होता है दोस्तों। जो खाली दिख रहा है दोस्तों इसको बोलते हैं क्या दोस्तों, इसको हम बोलते हैं सिस्टर्ने बोलते हैं क्या, इसको सिस्टर्ने बोलते हैं। आइए इसको हम पढ़ लेते हैं क्या, इसके अंदर वाइस सेक्स होता है यानी सिस्टर्ने प्रेजेंट होता है, इन्वॉल्व होता है मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग के लिए, स्टोरेज के लिए, सिक्रेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस के लिए। इस सब्सटेंस को मॉडिफाई कर देगा, पैक कर देगा भाई, स्टोर कर देगा, सब्सटेंस को सिक्रेट कर देगा यानी जमा कर देगा, और ट्रांसपोर्ट करेगा, इसको सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करेगा। लाइजोसोम्स को राइज देता है यानी लाइजोसोम्स को जन्म देता है कौन, गोल्जी बॉडी यानी गोल्जी अपरेटस। अब आते हैं लाइजोसोम को समझते हैं। लाइजोसोम क्या होता है, इट इज सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड। लाइजोसोम एक भाई सिंगल मेम्ब्रेन का ऑर्गेनेलिज होता है, गोल्जी अपरेटस के द्वारा फॉर्म होता है क्या, लाइजोसोम गोल्जी अपरेटस फॉर्म करते हैं इसको। हाइड्रोलाइटिक डाइजेस्टिव एंजाइम लाइजोसोम के पास प्रेजेंट होता है, इसको हम सुसाइडल बैग के नाम से जानते हैं, किसके, सेल के सुसाइडल बैग के नाम से हम यहाँ पर लाइजोसोम्स को जानते हैं। यहाँ तक हमने भाई लाइजोसोम को समझ लिया। हमने यहाँ पर क्या समझा, गोल्जी अपरेटस के पास भाई सिस्टर्ने प्रेजेंट होता है जो कि भाई मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग, स्टोरेज, सिक्रेशन और ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। और भाई लाइजोसोम को गोल्जी अपरेटस लाइजोसोम को जन्म देता है या फिर राइज देता है। लाइजोसोम क्या था, लाइजोसोम एक सिंगल मेम्ब्रेन का ऑर्गेनेलिज होता है, गोल्जी अपरेटस से बनता है, फॉर्म होता है। हाइड्रोलाइटिक डाइजेस्टिव एंजाइम कंटेन करता है क्या, लाइजोसोम, और इसको हम सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहते हैं, किसको, लाइजोसोम्स को। अब आता है दोस्तों कहाँ, वैक्यूल पे आता है। वैक्यूल और माइटोकॉन्ड्रिया समझ लेते हैं यहाँ पर इस पेज पे। वैक्यूल क्या आता है, इट इज ऑल्सो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज। वैक्यूल आपका दोस्तों ये भी आपका सिंगल मेम्ब्रेन का ऑर्गेनेलिज होता है। इट कंटेन अमाइनो एसिड, प्रोटीन, शुगर, वेस्ट प्रोडक्ट। इसके अंदर भाई वेस्ट प्रोडक्ट लाइक अमाइनो एसिड तो भाई वेस्ट नहीं है, अमाइनो एसिड, प्रोटीन, शुगर और वेस्ट प्रोडक्ट भी कंटेन करता है क्या, वैक्यूल। इसका मेनली काम दोस्तों, मेनली काम इसका स्टोरेज का, स्टोरेज का। फूड वैक्यूल आर फॉर्म बाय द एनगल्फिंग द फूड पार्टिकल्स को, फूड पार्टिकल को इनगल्फ करेगा यानी खाएगा सेल तो क्या बनेगा दोस्तों, फूड वैक्यूल बन जाता है। एक और पॉइंट यहाँ पे याद रखें दोस्तों, वैक्यूल आपका दोस्तों प्लांट में क्या होता है दोस्तों, प्लांट में वैक्यूल आपका ज्यादा बड़ा होता है, एक होता है, सिंगल होता है लेकिन लार्ज होता है यानी बिग होता है। और भाई यहाँ पर एनिमल में आता है, एनिमल में मैनी होता है लेकिन स्मॉल होता है, छोटे छोटे होंगे लेकिन ज्यादा होंगे एनिमल में। और वहीं प्लांट में भाई एक ही होगा लेकिन बड़ा होगा। सिंपल सा प्लांट और एनिमल में वैक्यूल का डिफरेंस यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमें प्लांट और एनिमल एक पॉइंट बना के आप यहाँ पर साइड में नोट कर सकते हैं इसको। आइए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे और चलते हैं यहाँ पर थोड़ा वैक्यूल के बारे में समझते हैं। इट मेंटेन द टर्जिडिटी ऑफ सेल का टर्जिडिटी को मेंटेन करता है। इनगल्फिंग भाई यहाँ पर फॉर्म होता है। हमने यहाँ पर समझ लिया था, वैक्यूल को समझ लिया था। अब आते हैं दोस्तों कहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया पे। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन आपका माइटोकॉन्ड्रिया के पास होता है। कहाँ पर दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया के पास एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। इट इज डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, इनर मेम्ब्रेन फोल्ड ओवर मेनी टाइम्स क्रिस्टे।
माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है और इसका इनर मेम्ब्रेन कई बार फोल्ड होता है, जिसको हम बोलते हैं दोस्तों क्या है, जिसको हम बोलते हैं क्रिस्टे। माइटोकॉन्ड्रिया फिगर आपको कुछ ऐसा दिखेगा दोस्तों, आप देख सकते दोस्तों इसका इनर मेम्ब्रेन कैसा है भाई। इस इनर मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं क्रिस्टे। और आप सोचा है कभी क्यों ये फोल्ड होता है भाई? फोल्ड इसलिए होता है क्योंकि लार्ज सरफेस एरिया बनाता है, क्योंकि रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। आप माइट आगे समझेंगे, आप आगे समझेंगे तब से समझ लेंगे। पहले ये नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। डबल मेम्ब्रेन का होता है, इनर मेम्ब्रेन फोल्ड होता है, जिसे हम बोलते हैं क्या दोस्तों, क्रिस्टे बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड पावर, इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। इट रिलीज एनर्जी फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी के फॉर्म में दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी को रिलीज करता है। यहाँ पर आप सिंपली समझिए दोस्तों क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। आइए पहले नेक्स्ट पेज पे हैं। यहाँ पर देखिए, पहले यहाँ पर मैं समझ लिया, आएंगे इस पेज पे अगेन आएंगे, पहले इसको समझिए। माइटोकॉन्ड्रिया, पहले यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया समझिए क्या। माइटोकॉन्ड्रिया इज अ सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेलिज्म दैट कंटेन डीएनए एंड राइबोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है। उसी का मैं यहाँ पर कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूँ क्या, यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या, इसके बाद जब खुद का डीएनए और राइबोसोम है तो भाई जब रेस्पिरेशन क्या करेगा, डीएनए और राइबोसोम भाई, राइबोसोम को प्रोटीन बना के देगा और डीएनए क्या करेगा दोस्तों, इसका डीएनए क्या करेगा दोस्तों, डीएनए प्रोटीन यानी रेस्पिरेशन में हेल्प। जब इस रेस्पिरेशन करेगा तब मोर एनर्जी फॉर्म होगा, ज्यादा से ज्यादा एनर्जी फॉर्म होगा। उसीलिए दोस्तों यहाँ पर पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, पावर जनरेट करता है। प्रोटीन इसके बाद खुद का होता है तो भाई रेस्पिरेशन करता है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन करता है, एरोबिक रेस्पिरेशन करता है। जब रेस्पिरेशन करेगा तो यहाँ पर क्या एनर्जी जनरेट होगा, क्यों, क्योंकि प्रोटीन इसके पास है ही, एनर्जी भी जनरेट हो गया तो सेल को पावर दे रहा है दोस्तों। तो इसलिए सिंपल इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। हमने यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया क्या समझा, माइटोकॉन्ड्रिया एरोबिक रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। डबल मेम्ब्रेन का ऑर्गेनिज्म होता है, इनर मेम्ब्रेन फोल्ड होता है, इसे हम बोलते हैं क्रिस्टे बोलते हैं। इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। एनर्जी को रिलीज करता है एटीपी के फॉर्म में, उसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों, उसका फुल फॉर्म होता है क्या, अडीनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेली, जिसका नाम है आपका प्लास्टिड। प्लास्टिड क्या होता है, प्लास्टिड भाई तीन टाइप का होता है। पहला क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, तीसरा आपका ल्यूकोप्लास्ट। आइए समझते हैं क्लोरोप्लास्ट को। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, इट इज ग्रीन प्लास्टिड। क्लोरोप्लास्ट एक ग्रीन कलर का प्लास्टिड होता है। इट कंटेन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल एंड क्रोटेनॉइड। क्लोरोप्लास्ट के बाद पिगमेंट प्रेजेंट होता है, इसे हम बोलते हैं क्या, क्लोरोफिल या फिर क्रोटेनॉइड। दो पिगमेंट इसके पास प्रेजेंट है, किसके पास, क्लोरोप्लास्ट के पास। इट इम्पार्ट ग्रीन कलर टू द प्लांट। क्लोरोप्लास्ट प्लांट्स को ग्रीन कलर देता है। इट इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ प्लास्टिड, क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्या आता है दोस्तों, इट इज कलर्ड प्लास्टिड। क्रोमोप्लास्ट भाई कलर प्लास्टिड, यानी इसके पास ग्रीन कलर के अलावा सारा कलर होता है। किसके पास, क्रोमोप्लास्ट के पास। ल्यूकोप्लास्ट का, सॉरी क्रोमोप्लास्ट को कंप्लीट करते हैं। इट कंटेन पिगमेंट कॉल्ड क्रोटीन एंड जेंथ्रोफिल। इसके पास क्रोटीन और जेंथ्रोफिल नाम के प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, यानी पिगमेंट प्रेजेंट होता है। येलो कलर, ऑरेंज कलर, रेड कलर और पिंक कलर, यानी कई सारे कलर प्लांट को कौन देता है दोस्तों, क्रोमोप्लास्ट देता है। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ प्लास्टिड, जिसका नाम है क्या, ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है, ल्यूकोप्लास्ट आपका कलरलेस प्लास्टिड, इसके पास कोई भी कलर नहीं होता है, कोई भी दोस्तों यहाँ पर कलर नहीं होता है। पिगमेंट यहाँ पर एब्सेंट होता है, हेल्प करता है स्टोरेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स में। हमने यहाँ पर प्लास्टिड समझा, पहला प्लास्टिड क्या था, पहला प्लास्टिड था क्लोरोप्लास्ट। ग्रीन प्लास्टिड है दोस्तों, क्या दोस्तों, ग्रीन प्लास्टिड का है, ग्रीन प्लास्टिड है क्लोरोप्लास्ट। इसके पास पिगमेंट प्रेजेंट होगा, जैसे हम बोलेंगे क्लोरोफिल, ग्रीन कलर प्लांट को दे देता है, फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। क्रोमोप्लास्ट पे आता है, कलरलेस प्लास्ट, कलर्ड प्लास्टिड होता है, पिगमेंट प्रेजेंट करते हैं, जिसे हम बोलते हैं जेंथ्रोफिल बोलते हैं। येलो कलर, ऑरेंज कलर, रेड कलर या फिर पिंक कलर और भी कलर प्लांट को देता है। ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस प्लास्टिड होता है, पिगमेंट भी एब्सेंट होता है इसके पास, स्टोरेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स में हेल्प करता है क्या, ल्यूकोप्लास्ट। आइए हम जो इम्पोर्टेंट बात की बात कर रहे थे दोस्तों, आइए उसको यहाँ पर डिटेल में समझते हैं क्या। Mitochondria and chloroplast are semi-autonomous cell organelles as they contain their own DNA and ribosome. Mitochondria और chloroplast के जब बोल सकते हैं दोस्तों, प्लास्टिड बोल सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड के पास सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेलीज, इसके हम बोलते हैं नेक्स्ट नेम है इसका, दोनों का, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड का। सेल ऑर्गेनेलीज
इनके पास दोस्तों, इनके पास अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम प्रेजेंट होता है, इसलिए मैं आपको इंपॉर्टेंट वापस समझाने की कोशिश कर रहा था। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट सेल ऑर्गन रिलीज पे, जिसका नाम है क्या, राइबोसोम। राइबोसोम दोस्तों आपका मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेलिज है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन में इन्वॉल्व होता है। इससे हम बोलते हैं दोस्तों, इसे हम बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। इसको बोलते हैं दोस्तों प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, प्रोटीन फैक्ट्री, सेल का प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं राइबोसोम्स को। प्रेजेंट इन द बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों सेल में प्रेजेंट है क्या, राइबोसोम्स। हमने यहाँ पर दोस्तों राइबोसोम क्या समझा, राइबोसोम में भाई यहाँ पर सिंगल मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेलिज होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में फाउंड किया जाता है। अब आते हैं दोस्तों सेकंड लास्ट टॉपिक पे आपका, जिसका दोस्तों क्या नाम है, प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में डिफरेंस। तो वही चलता है डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। पहला डिफरेंस क्या लिखेंगे दोस्तों, सेल वॉल भाई प्लांट सेल में सेल वॉल एब्सेंट प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। प्लांट सेल में प्लास्टिड प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में एब्सेंट होता है प्लास्टिड। प्लांट सेल में लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में लार्ज सेंट्रल वैक्यूल एब्सेंट होता है, या फिर प्रेजेंट होता है, छोटा मात्रा में प्रेजेंट होता है। सेंट्रियोल की बात करते हैं, सेंट्रियोल भाई प्लांट में एब्सेंट होता है और यहाँ पर एनिमल में प्रेजेंट होता है। हमने यहाँ पर प्लांट और एनिमल के बीच डिफरेंस कंप्लीट समझ लिया। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक यानी लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, जिसका नाम है दोस्तों क्या, सेल डिवीजन। सेल डिवीजन आपके सामने आता है। इसमें क्या है दोस्तों, दो टाइप के सेल डिवीजन है। पहला क्या दोस्तों, पहला आपका माइटोसिस, दूसरा आपका दोस्तों क्या, दूसरा आपका मियोसिस। आइए इनको समझ लेते हैं डिटेल में। माइटोसिस क्या होता है, इट इज इक्वेशनल डिवीजन। माइटोसिस भाई एक इक्वेशनल डिवीजन होता है। टू डॉटर सेल आर फॉर्म्ड। माइटोसिस जब डिवाइड करता है भाई, कोई भी सेल अगर डिवाइड करेगा, दो डॉटर सेल फॉर्म होगी, इसे हम बोलते हैं क्या दोस्तों, माइटोसिस बोलते हैं। डॉटर सेल हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एट द पेरेंट। हमारा यहाँ पर दोस्तों दो डॉटर सेल फॉर्म हुआ है। पेरेंट्स के पास दोस्तों 4, देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा यहाँ पर दोस्तों पेरेंट्स के पास पेरेंट सेल के पास भाई 4 क्रोमोसोम है। तो भाई जो आपका डॉटर सेल बनेगा, उस डॉटर के पास भी दोस्तों क्या होगा, डॉटर के पास भी भाई 4 ही क्रोमोसोम होगा, 4 ही क्रोमोसोम होगा। सिंपल सा बोलना क्या चल रहा है, डॉटर सेल के पास पेरेंट सेल के जैसा ही क्या दोस्तों क्या होता है, क्रोमोसोम्स होता है। अब आते हैं लास्ट पॉइंट पे, क्या है, इट हेल्प इन द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ इंजर्ड टिश्यू। ग्रोथ में हेल्प करता है क्या, माइटोसिस, और रिपेयर, जो भी आपके टिश्यू इंजर्ड हो गए यानी खराब हो गए, यानी उनके पास इंजरी आ गई है, उनको रिपेयर करता है कौन, माइटोसिस से हम रिपेयर करते हैं। हम अब आते हैं दोस्तों सेकंड टाइप ऑफ सेल डिवीजन, जिसका नाम दोस्तों क्या है, मियोसिस। मियोसिस क्या होता है, मियोसिस एक रिडक्शनल डिवीजन है। 4 डॉटर सेल फॉर्म होते हैं। इस जो डॉटर सेल फॉर्म होंगे उनके बाद पेरेंट सेल से क्रोमोसोम्स का नंबर हाफ हो जाएगा। यानी हमारा जो यहाँ पर 4 बन रहा था, पेरेंट्स के पास 4 है, लेकिन डॉटर के पास दोस्तों क्या 2 क्रोमोसोम होगा, 4 बनेगा। अब आते हैं दोस्तों कहाँ पर, नेक्स्ट पॉइंट पे। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गैमेट। गैमेट्स के फॉर प्रोडक्शन में मियोसिस आपका इन्वॉल्व होता है। हमने यहाँ पर दोस्तों सेल डिवीजन में क्या समझा, 2 प्रोसेस है। पहला क्या है, पहला आपका इक्वेशनल डिवीजन है क्या, माइटोसिस। दूसरा भाई यहाँ पर माइटोसिस में 2 डॉटर सेल फॉर्म होंगे, दोनों डॉटर सेल के पास सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा जितना उनके पेरेंट्स के पास होगा। ग्रोथ और रिपेयर ऑफ इंजर्ड टिश्यू और ओल्ड टिश्यू में हेल्प करता है। मियोसिस क्या है दोस्तों, मियोसिस आपका रिडक्शनल डिवीजन है। 4 डॉटर सेल बनते हैं, चारों डॉटर सेल के नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाएंगे पेरेंट्स से। अब आते हैं यहाँ पर लास्ट पॉइंट पे, मियोसिस आपका गैमेट्स के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ पर आपको सेल डिवीजन का टॉपिक कंप्लीट समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। भाई यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, चैप्टर हमारा सेल कंप्लीट हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आपको कंप्लीट सेल समझ में आ गया होगा। अगर भाई समझ में आ गया और वीडियो अच्छे समझ में आ गई, भाई चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके भाई सारा नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ भाई समझ में आ गया कंप्लीट चैप्टर। अगर आपको ऐसे ही सारी वीडियो चाहिए क्लास 9 की साइंस की, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको कंप्लीट वीडियो यहाँ पे पड़ी हुई है, आप जाकर एकदम डिटेल में समझ सकते हैं। तो उम्मीद करना यहाँ तक समझ में आ गया, और वीडियो को भाई अपने दोस्तों के पास ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।